के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रिटायर हो चुके हैं। राजीव कुमार का बतौर मुख्य चुनाव आयुक्त 18 फरवरी यानी मंगलवार को चुनाव आयोग में आखिरी दिन था। वो हमेशा की तरह ऑफिस आए, फिर काम खत्म कर सभी अधिकारियों से मिले और खुद ही कार चलाकर वहां से निकल गए। चुनाव आयोग में काम करने वाले अधिकारी उन्हें विदा करने के लिए ऑफिस के दरवाजे तक आए। वहां पर राजीव कुमार ने बारी बारी से सभी से हाथ मिलाया और फिर मुस्कुराते हुए कार में बैठकर वहां से निकल गए। उन्होंने कार्यकाल के अंतिम दिन कहा कि वो निर्वाचन आयोग को बहुत ही सक्षम हाथों में सौंप रहे हैं और भारतीय मतदाता पूरी ताकत से आयोग के पीछे खड़े होंगे। ये एक प्लेस ऑफ वर्शिप है, डेमोक्रेसी का प्लेस ऑफ वर्शिप है ये भवन। इसने बहुत मेहनत से विरासत इकट्ठी की है 75 साल में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में ये जहां है उससे भी और ऊपर जाएगी। बहुत ही सक्षम हाथों में जा रही है। जो नई टीम है इसको और बहुत ऊपर लेके जाएगी। देश का लोकतंत्र बहुत ही मजबूत रहेगा, बहुत सुदृढ़ रहेगा, पूरे विश्व में अपनी पताका फहराएगा और लोग याद करेंगे, लोग लेसन्स लेंगे इंडियन डेमोक्रेसी से, इंडियन इलेक्शन से। ऐसी मेरी कामना है। केंद्रीय चुनाव आयोग में राजीव का कार्यकाल 4.5 सालों का रहा। इसमें भी उन्होंने करीब 3 साल तक मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने बतौर सीईसी 31 विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को अंजाम दिया, लेकिन तमाम विवाद भी उनके इस कार्यकाल के समांतर चले। बिहार झारखंड कैडर के 1984 बैच के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर राजीव कुमार 1 सितंबर 2020 को ईसी के रूप में केंद्रीय चुनाव आयोग में शामिल हुए थे। उन्हें तब के ईसी अशोक लवासा के अप्रत्याशित इस्तीफे के बाद उनकी जगह पर चुना गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह को आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के लिए क्लीन चिट देने पर लवासा ने तब के सीईसी सुनील अरोड़ा से मतभेद जताए थे। अरोड़ा के बाद लवासा सीईसी बनने की कतार में अग्रणी नाम थे, लेकिन इसी बीच उनके परिवार के लोगों पर आयकर विभाग के छापे पड़े। उन्होंने अगस्त 2020 में ईसी पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वो एशियाई विकास बैंक में उपाध्यक्ष के तौर पर चयनित हो गए। इन्हीं परिस्थितियों में जब चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठ रहे थे और उसकी आलोचना हो रही थी, राजीव कुमार ईसीआई में बतौर चुनाव आयुक्त शामिल हुए। तब पोल पैनल में सुनील अरोड़ा सीईसी और सुशील चंद्रा उनके साथ ही चुनाव आयुक्त थे। राजीव के शामिल होने के कुछ ही दिनों के भीतर ईसीआई ने उस साल अक्टूबर-नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की। बिहार चुनाव कोविड-19 महामारी के दौरान होने वाले पहले चुनाव थे। चुनाव आयोग ने तब फिजिकल प्रचार पर कुछ प्रतिबंध लगाए और वर्चुअल प्रचार के लिए उम्मीदवारों की खर्च सीमा में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। इस तरह ईसीआई ने बिहार चुनाव संपन्न कराए। बहरहाल 2021 में सुनील अरोड़ा जब रिटायर हुए तो सीईसी पद के लिए सुशील चंद्रा को चुना गया। चंद्रा के रिटायर होने के बाद राजीव कुमार ने 15 मई 2022 को सीईसी का पदभार संभाला। राजीव के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनने के तुरंत बाद ईसीआई ने 2022 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव कराए और फिर 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी। इस बीच कुमार ने असम के संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की अध्यक्षता भी की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीईसी के पद पर रहते हुए राजीव ने राजनीतिक पदों के फाइनेंस से जुड़े मामलों में पारदर्शिता को बेहतर बनाने पर फोकस किया। अपने रिटायरमेंट तक फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी रहे राजीव ने पाया कि कई रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का संभावित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। ये दल असल में निष्क्रिय थे, लेकिन पार्टियों को दी जाने वाली टैक्स छूट का दावा कर रहे थे। अपने इस सफाई अभियान में राजीव की अगुवाई में ईसीआई ने 284 ऐसी पार्टियों को सूची से हटा दिया और 253 अन्य को निष्क्रिय घोषित कर दिया। इसके बाद दिसंबर 2022 में राजीव कुमार की अध्यक्षता में ईसीआई ने रिमोट वोटिंग का कॉन्सेप्ट पेश किया और राजनीतिक दलों को रिमोट वोटिंग मशीन के प्रोटोटाइप का प्रदर्शन देखने के लिए आमंत्रित किया। इस पहल के पीछे ईसीआई का विचार ये था कि चुनाव वाले राज्य के बाहर के स्थानों में एक ही मतदान केंद्र में आरवीएम का इस्तेमाल किया जाए ताकि उस राज्य के वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। बतौर सीईसी राजीव कुमार के साथ कुछ प्रमुख विवाद जुड़े। साल 2023 की शुरुआत में ये मामला सामने आया जब केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने असम में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया शुरू की।
साल 1976 के बाद यानी करीब 46 सालों के बाद असम में ये पहली परिसीमन प्रक्रिया थी। लेकिन विवाद की वजह ये थी कि परिसीमन प्रक्रिया 2011 की जनगणना के बजाय 2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर की जा रही थी। तब कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने केंद्रीय चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारों पर काम करने का आरोप लगाया था। वहीं बीजेपी का कहना था कि 2001 की जनगणना को आधार बनाने के काम को चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संस्था कर रही है और वो सभी पक्षों की सहमति से ही ये काम कर रही है। इसी साल फरवरी की 7 तारीख को कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि पिछले साल नवंबर में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान कई अनियमितताएं हुई। राहुल के इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए ईसीआई ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ईसीआई राजनीतिक दलों को प्राथमिक हित धारक के रूप में मानता है। बेशक वोटर सबसे प्रमुख है और आयोग राजनीतिक दलों से आने वाले विचारों, सुझावों, सवालों को बहुत महत्व देता है। आयोग पूरे तथ्यात्मक और प्रक्रियात्मक मैट्रिक्स के साथ लिखित रूप में जवाब देगा, जो देश भर में समान रूप से अपनाया जाता है। इसी साल फरवरी में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ने मतदाता सूची में हेराफेरी करने के आरोप लगाए थे। इसके अलावा ईवीएम में भी छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए। दिल्ली चुनाव में ईसीआई पर वोटर टर्नआउट को प्रभावित करने के भी आरोप लगे। इतने आरोपों के बाद राजीव कुमार ने चुनाव से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक आरोपों पर बड़ी शालीनता से सफाई दी थी। आपको बताते चले, फरवरी की 17 तारीख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ज्ञानेश कुमार को देश का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया, जिसके बाद 19 फरवरी यानी आज ज्ञानेश कुमार ने बतौर सीईसी कार्यभार संभाला। वहीं हरियाणा के मुख्य सचिव विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त यानी ईसी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं